भारत सरकार ने सिर्फ 3030 करोड़ खर्च करने की घोषणा नहीं की है, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का अगला अध्याय लिखना शुरू किया है। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स सरकारी नीतियों में भविष्य की कमाई तलाशते हैं। क्योंकि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो उसके ऊपर आने वाले वर्षों में हज़ारों करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खड़ा होता है, और यहीं से जन्म होती है मल्टी बैगर थीम्स की। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की नई केमिकल पार्क स्कीम की। क्या है ये स्कीम, कौन कौन सी कंपनियां इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, और क्या ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या केमिकल सेक्टर आने वाले 10 वर्षों में आईटी सेक्टर जैसी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, और क्या ये सिर्फ केमिकल कंपनियों तक लिमिटेड है या इसके विनर्स कुछ और भी होंगे? आइए डिटेल में इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आखिर सरकार ने किया क्या है, पहले ये समझिए। सरकार ने भव्य रसायन स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत देश में 3 मेगा केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। कुल सहायता 3030 करोड़ रुपए। प्रत्येक पार्क के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए तक का सेंट्रल असिस्टेंस। बाकी इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री करेगी। लेकिन यहीं एक सवाल आता है कि 3030 करोड़ क्या वास्तव में एक बहुत बड़ी राशि है? नहीं, इतने बड़े इस प्रोजेक्ट के लिए अगर केवल राशि देखें तो ये बहुत बड़ी योजना नहीं लगती है, लेकिन अगर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट समझें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। केमिकल पार्क आखिर ये है क्या भला, पहले ये समझिए। मान लीजिए आप एक केमिकल कंपनी खोलना चाहते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, हजार्डर वेस्ट डिस्पोजल, रेल कनेक्टिविटी, स्टोरेज टैंक्स, पाइपलाइन, गैस सप्लाई, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, फायर सेफ्टी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब इमेजिन कीजिए, यदि ये सब कुछ सरकार पहले से तैयार करके एट वन स्ट्रोक आपको दे दे, आपकी लागत घट जाएगी, प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होगा, रिस्क्स कम हो जाएंगे, और यही है केमिकल पार्क। एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जहां सारी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड होंगी। यही मॉडल चाइना ने अपनाया, यही मॉडल साउथ कोरिया ने अपनाया, और अब भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सरकार अभी ऐसा क्यों कर रही है? ये डिसीजन अचानक नहीं आया, इसके पीछे कम से कम 5 बड़े कारण हैं। पहला, चाइना प्लस वन। दुनिया अभी अपनी सप्लाई चेन केवल चाइना डिपेंडेंट नहीं रखना चाहती। कोविड ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि एक देश पर ओवर डिपेंडेंस कितनी रिस्की हो सकती है। और उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर, टैरिफ, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, इन सब ने ग्लोबल कंपनीज़ को मजबूत किया कि वो अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस की तलाश करें, और इंडिया सबसे बड़ा कॉन्टेंडर बनकर उभरा। दूसरा कारण, इंपोर्ट डिपेंडेंस। भारत आज भी बेसिक केमिकल्स और केमिकल इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट करता है। जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इंपोर्ट्स कम होंगे, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेंगे। और तीसरा कारण, एक्सपोर्ट्स। स्पेशलिटी केमिकल्स में भारत पहले ही ग्लोबल प्लेयर इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन अभी भी मार्केट शेयर चाइना की तुलना में काफ़ी छोटा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो एक्सपोर्ट कैपेसिटी कई गुना बढ़ सकती है। चौथा कारण, एम्प्लॉयमेंट। केमिकल इंडस्ट्री केवल फैक्ट्री नहीं बनती, इसके आसपास डेवलप होते हैं ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑटोमेशन, मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल गैस टेस्टिंग लैब। थाउजेंड्स ऑफ एमएसएमईज डेवलप होते हैं, यानी एक पार्क पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जन्म देता है। पांचवा कारण, मेक इन इंडिया 2.0। पीएलआई स्कीम के बाद अब अगला चरण इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है।
दुनिया का केमिकल इंडस्ट्री मैप बदल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल प्रोड्यूसर चाइना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने कई पॉल्यूटिंग प्लांट्स बंद किए हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बढ़ी हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है, लेबर कॉस्ट बढ़ी है और अब ग्लोबल बायर्स अल्टरनेटिव सप्लायर्स खोज रहे हैं। इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको, लेकिन इनमें सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भारत के पास है और यहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत केवल एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है, वो अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट्स में शामिल है। चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कंस्ट्रक्शन हो, पेंट हो, टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, इन सभी एरियाज़ को केमिकल्स चाहिए। यानी डिमांड भी भारत में है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में है, एक्सपोर्ट का अवसर भी इंडिया में है। किन कंपनियों को लाभ हो सकता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, सरकार ने किसी भी लिस्टेड कंपनी का नाम नहीं लिया है, इसलिए इन कंपनियों को केवल संभावित बेनिफिशियरी के रूप में देखें। स्पेशलिटी केमिकल कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे दीपक नाइट्राइट, आरती, एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन, पीआई इंडस्ट्री, विनती ऑर्गेनिक्स, अल्काइल एमाइन, फाइन ऑर्गेनिक्स, तत्व चिंतन, पेट्रोकेमिकल वैल्यू चेन में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आगे है, गेल, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस, ईपीसी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्सन एंड टुब्रो, इंजीनियर्स इंडिया, केईसी इंटरनेशनल, टेक्नो इलेक्ट्रिक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जैसे वाटेक, वबाग, आयन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स में कंटेनर कॉरपोरेशन, अल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल गैस में लिंडे इंडिया, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। लेकिन ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हैं तो पावर कंपनीज, पोर्ट्स, रेलवेज, बैंक्स, इंडस्ट्रियल रीट्स, ऑटोमेशन कंपनीज सब बेनिफिशियरी बनती हैं इसकी। सबसे बड़ा हिडन अपॉर्चुनिटी समझिए, अगर ये योजना सफल हुई तो भारत केवल केमिकल एक्सपोर्टर नहीं बनेगा, बल्कि पूरे केमिकल वैल्यू चेन देश के अंदर डेवलप होंगे। बेसिक केमिकल्स, इंटरमीडिएट केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एडवांस मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स, बैटरी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स, यानी वैल्यू एडिशन देश के अंदर होगी और यहीं से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। क्या इससे एफआईआई इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है? फॉरेन इन्वेस्टर आज की अर्निंग नहीं देखते, वो अगले 10-20 वर्षों की कहानी देखते हैं। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो एफआईआईज़ को दिखता है कि आने वाले वर्षों में प्राइवेट कैपेक्स बढ़ सकता है और यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग थीम्स अक्सर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। अब इसमें रिस्क्स क्या हैं? हम सरकारी योजना की बात कर रहे हैं, अगर सफल नहीं होती है तो कुछ चैलेंजेस भी हैं सरकार के सामने। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एग्जीक्यूशन डिले, ग्लोबल केमिकल डिमांड, चाइना की प्राइस कंपटीशन, रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी। यदि ये चैलेंजेस बनी रहीं तो कंपैरेटिवली बेनिफिट्स आने में समय लग सकता है। निवेशकों को क्या करना चाहिए? ऐसी खबरें एक दिन में मल्टी बैगर नहीं बनाती, लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ अगले 10-15 वर्षों के विनर्स की नींव ज़रूर रखती हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो केवल केमिकल सेक्टर्स ही नहीं, पूरे मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन पे नज़र रखिए, क्योंकि जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और लॉजिस्टिक्स में मजबूत हैं, वे इस बदलाव का हिस्सा बन सकती हैं। कंक्लूजन ये है कि 3030 करोड़ सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं हो सकती, ये भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ज़रूर हो सकता है। क्या ये सक्सेसफुल होगा? इसका जवाब आज नहीं है मेरे पास, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जब कोई देश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहता है तो वेल्थ क्रिएशन केवल फैक्ट्रीज़ में नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में भी दिखाई देती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सरकारी योजना की खबर देखें तो केवल बजट में मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी हुई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिएगा और उम्मीद है आपको इस योजना की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ज़रूर दिखाई दी होगी आज इसके इस वीडियो के में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।